Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics, Indian economic development for class 12, and it is our sixth part. In this part we understand about the first chapter, that's name is Indian economic on the eve of independence, and our today's topic is demographic profile and occupational structure. तो ये दो टॉपिक, इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल कंडीशन के बारे में समझ लिया था, उससे पहले एग्रीकल्चर के बारे में समझ लिया था, अब हम फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में समझ लिया था। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो आज का क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। एग्जैक्टली डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो यहाँ साफ साफ क्लियरिफाई होता है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सहैबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ सेगमेंट एंड अ बैकवर्ड इकोनॉमी। तो जैसे देखा गया कि हमारे जो जितने भी फीचर्स बताए गए हैं वो सारे सेगमेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी के बारे में डिफाइन कर रहे थे। यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उनकी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो, उनकी रिवेन्यू इंक्रीज करे, और बाकी जो डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स थे उसमें भी उनका जो मोटिव था वो उनका खुद का प्रॉफिट था। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि जो कॉलोनियल सिचुएशन है उसमें उनको कोई बेनिफिट मिले, सोशल डेवलपमेंट हो। यहाँ पे हियर वी फोकस ऑन द फॉलोइंग मैप पैटर्न्स पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं ब्रिटिश बर्थ रेट एंड डेथ रेट की अगर बात करें तो इसमें था क्या, तो सिचुएशनली अगर देखें द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाईली, नियरली द 48% एंड 40% 1000 रेस्पेक्टिवली। जैसा कि आज के टाइम में हम कैलकुलेट करते हैं रेशियोज को, तो पर 1000 पॉपुलेशन पे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो हमारा बर्थ रेट हो, चाहे डेथ रेट हो, चाहे मेल फीमेल का रेशियो हो, वो भी हम किस पे काउंट करते हैं, 1000 पे। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो बर्थ रेट और डेथ रेट का जो रेशियो था वो 40%, 48% और 40% था पर 1000 के हिसाब से। द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट आर सजेस्ट दैट द मैसिव पॉवर्टीज इन द कंट्री। ये दोनों के ज्यादा होना, यानी कि डेथ रेट का और बर्थ रेट का ज्यादा होना, ये साफ साफ बताता है कि हमारी जो कंडीशन थी, यानी कि इंडियन या कॉलोनियल सिचुएशन जो थी उस समय इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ही पुअर थी। लोग ज्यादातर क्या थे, बहुत ही बड़ी गरीबी में रहते थे। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या थे, गरीब थे। और ये भी कहता है इनफैक्ट मोरलिटी रेट की अगर बात करें तो इनफैक्ट मोरलिटी रेट के बारे में आपको पता ही है कि जब कोई बेबी अपने 1 ईयर या विद इन 1 ईयर क्या होता है, डेथ कर जाता है लाइफ ऑफ पीरियड के टाइम में, तो वो सिचुएशन जो रिप्रेजेंट करता है इनफैंट मोरलिटी रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कहता है इनफैंट मोरलिटी रेट की जब बात करता है, कहता है इनफैंट मोरलिटी रेट यानी डेथ रेट ऑफ द चिल्ड्रंस। किसकी बात करता है, चिल्ड्रंस की, जिनकी एज क्या है बिलो द 1 ईयर पर 1000 लीव बर्थ, यानी कि 1000 अगर बच्चे बर्थ होते हैं तो उसमें से अगर देखें तो यहां कहता है क्या है साफ साफ कि वी वाज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा था, एंड इट वाज अबाउट द 218 पर 1000, यानी 1000 में से 218 चाइल्ड्स ऐसे होते थे जो मर जाते थे। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वीकनेस होना और जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होना, साथ ही साथ इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छा ना होना कि जो फैसिलिटी चाहिए उन बच्चों को बर्थिंग के टाइम में वो उसको प्रोवाइड कर पाना, तो ये एक बड़ा रीजन रहा। आगे भी कहता है while at present it is 30 per 1000। आज के टाइम की अगर बात करें तो ये कितना है, हर 1000 पे केवल 30 चाइल्ड्स हैं, वो भी खासतौर से अगर देखें तो इंटीरियर एरिया में होते हैं जहां पे कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है। और ये कहता है द हाई इन्फेंट मोरलिटी रेट इज अ साइन ऑफ द पुअर हेल्थ केयर कनेक्शंस विथ एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर देता है कि जब हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, हम अपनी फीडिंग को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते थे, साथ ही साथ हमारे पास जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी बहुत वीक थी, ये सारी कंडीशन क्योंकि पॉलिसीज ऐसी थी कि जिससे ब्रिटिशर्स को केवल फायदा हो, तो ये सारी कंडीशन होने की सिचुएशन में एक चीज निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि मैसिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि उनकी पॉलिसीज में हमारे लिए कोई बेनिफिट ना होने की सिचुएशन में हमारे पास मैसिव पॉवर्टी थी। और इसका फर्क क्या पड़ा, किसका फर्क पड़ा, जो पड़ता था वो डेथ रेट और बर्थ रेट के ऊपर भी पड़ता था। डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था। साथ ही साथ इनफैंट मोरलिटी रेट जो थी हमारी की अगर बात करें तो ये इनफैंट मोरलिटी रेट भी क्या थी, हाई थी। और आज के कंडीशन की अगर बात करें तो आज के टाइम में लगभग 30 पर 1000 है, यानी कि 1000 में से केवल 30 ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी रीजन से क्या होते हैं, अपने 1 ईयर को कंप्लीट
नहीं कर पाते हैं। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसीज की अगर बात करें तो जीवन कैसा था उस समय, लोगों का एवरेज लाइफ क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज वाज द लो एज 44 ईयर। उस समय लोग 44 ईयर जीने के साथ ही समझते थे कि उन्होंने पूरी लाइफ अपनी जी ली, लेकिन वाइल द प्रेजेंटली इट इज 69.4 ईयर। आज के टाइम में लगभग 70 ईयर्स का जो एज है वो हमारी वो क्या बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है, यानी कि जीवन जीने का जो टाइम ऑफ पीरियड है आज के टाइम में वो हमारा क्या है, वो लगभग 70 ईयर्स का है। पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल 44 ईयर्स का था। यहां आगे भी कहता लो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इसका साफ साफ फर्क पड़ता है कि जो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है वो ये बता रही है कि हमारे पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी वो क्या थी, लो थी, अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, जिसका बहुत बड़ा फर्क क्या पड़ता है, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मींस ऑफ अवेलेबल देम। और इसका सबसे इसमें क्या था, लोगों को लोग अवेयर भी नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था, और तो और मींस यानी कि जो सुविधाएं थी वो भी क्या थी, कम थी। ये सारी चीजें थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी जब ब्रिटिश पीरियड की हम बात करते हैं। अभी एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे देख लिया जाए तो सिचुएशनली हमने देखा क्या था इसमें कि जो इन्फेंट मोरिलिटी रेट थी क्या था, कहता हाई मोरिलिटी रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। हाई मोरिलिटी रेट की अगर बात करें तो लगभग 213 की हमने बात की पर 1000 ईस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो, और 44 ईयर्स जो था वो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज थी। आर द इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर्स ऑफ द बैकवर्डनेस एंड द पॉवर्टी ऑफ द मैसेज। अभी ये दोनों चीजें साफ साफ बता रही किसकी, बैकवर्डनेस के बारे में बता रही कि हमारी जो कंडीशन थी वो कितनी बैकवर्ड थी, यानी हमारी पॉवर्टी किस कंडीशन में थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द फ्रीक्वेंट famines and the recurrence the epidemic were the prime causes of behind the high mortality rate. So while the famines occurs the last due to the droughts, epidemics occurs due to the neglect of the public health services. अब यहाँ पे क्या था, एपेडमिक सिचुएशन की अगर बात करें तो जो पॉलिसीज रही उसमें निगलेशन ज्यादा रहा, निगलेक्ट रहा पब्लिक हेल्थ केयर को लेके, या पब्लिक को के जो कॉन्सेप्ट होते हैं पब्लिक के ग्रोथ के लेके जो पॉलिसी उन सबको निगलेक्ट करना इसका बड़ा एक रीजन रहा। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की जो रिप्रेजेंट करता है लिटरेसी रेट को। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट को तो उस समय था लिटरेसी रेट वाज नियरली 16%, केवल 16% था, रिफ्लेक्टिंग द सोशल बैकवर्डनेस। और ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी, जो हमारे बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा एजुकेशन था भी नहीं। एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जिसका इफेक्ट क्या पड़ता, हमारी इकोनॉमी पड़ता, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी क्या थी, बैकवर्ड हो गई चुकी थी। तो फीमेल्स लिटरेसी रेट वाज स्टिल वर्सली ओनली 7%। अब जो फीमेल्स थी उनकी लिटरेसी रेट कितनी थी, केवल 7% थी। ये भी एक कहीं ना कहीं इंडिकेटर है जनरल जो जेंडर बायस होती है उसकी सिचुएशन की। कहता दिस इंडिकेट्स द जेंडर बायस इन द सोसाइटी। अब लिटरेसी रेट की भी सिचुएशन की बात करें तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो सोसाइटी थी वहाँ पे फीमेल को जो प्रियोरिटी ना दी जाना, उनके साथ बायस की सिचुएशन को मेंटेन करना, उसका इम्पैक्ट उनकी एजुकेशन के ऊपर भी पड़ा। और तो और हमारी पॉवर्टी, जो मैसिव पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, उसका होना, उसके होने का इम्पैक्ट हमारी जो टोटल एजुकेशन है उसके ऊपर भी पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बैकवर्डनेस का एक बड़ा रीजन रहा है। अब कुछ और पॉइंट ले लेते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस का। तो इसमें क्या क्या निकल के आता है, तो इसमें कहता फॉलोइंग some notable points related to the demographic transactions in India. So first one, in the history of the demographic transactions in 1921 regarded as a year of great divides. 1921 को इन लोगों ने किस रूप में रिप्रेजेंट किया था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी कि डिवीजन के रूप में। जहाँ से अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसी टाइम में हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे की जो पॉलिसीज थी वो न्यू पड़ चुकी थी, इस समय से शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि ये कभी ओपन नहीं था पूरी तरीके से, लोगों के माइंड में तो था कि ऐसी सिचुएशन होगी कि नहीं, क्योंकि वॉर भी चलने वाले थे इसके पहले। कहता टिल 1921 द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज नियरली द कॉन्स्टेंट। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इस वक्त सिचुएशन ग्रेट डिवाइड की सिचुएशन की अगर बात करें तो उस कंडीशन में एक और अच्छी चीज़ किया थी कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कांस्टेंट थी। और कैसा साइज ऑफ द पॉपुलेशन केप्ट द फ्लैक्चुएटिंग, और ये क्या कर रहा था, फ्लैक्चुएटिंग इंक्रीजिंग इन द वन सेंसस
एंड डिक्रीजिंग इन अदर। अभी से जो फ्लैक्चुएट होने की सिचुएशन क्या था कि अगर मान लीजिए 1920 में कोई कैलकुलेट सेंसस हो रहा था तो थोड़ा इंक्रीज कर रहा था, तो नेक्स्ट सेंसस में वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, इसलिए ज्यादातर वैल्यूज क्या थी, कांस्टेंट थी। अब ये कहता है कि इट इज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। कौन सा, 1921 जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन का। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट का था सेंसस 1901 shows the declining of the 0.04 crore in the total population from 23.87 crore in 1891 to 23.83 crore in 1901 में। अगर देखें तो जो हमारा पॉपुलेशन था 1891 में, उसके कंपेयर में जो हमारी पॉपुलेशन थी 1901 में वो डिक्लाइन हो गई। यानी 1901 में जो पॉपुलेशन थी उसके कंपेयर में 1891 में क्या था, पॉपुलेशन 0.04 करोड़ क्या था, कम था। यानी कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटीज की सिचुएशन की बात करें तो इसमें लगातार बदलाव आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे। अगर हम आगे की बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें क्या, सेंसस 1911 showed the raise of 1.38 करोड़, ठीक है, और भी कहता है फ्रॉम 23.83 करोड़ इन 1901 टू 25.321 करोड़ इन 1911। यानी कि 1911 की अगर बात करें तो 1901 के कंपेयर में यहां पे 1.38 करोड़ की इंक्रीजिंग रही पॉपुलेशन की, जबकि इससे पहले बात कर रहा था डिक्लाइन हो रहा था। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहां कहता है द सेंसस 1921 shows the declining of the 0.07 करोड़। अब क्या रहा कि 1911 के कंपेयर में 1921 के पॉपुलेशन की बात करें तो ये 0.0 करोड़ पॉपुलेशन क्या हुआ, पीपल्स डिक्लाइन हुए, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन रही वो कम हुई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, तो कहता है आफ्टर 1921 the India entered in the second stage of demographic transactions when the population recorded to constant rise। अब क्या हुआ कि 1921 में इंडिया किस कंडीशन में, किस स्टेज में एंटर होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, दूसरे स्टेज में आती है जहां पे पॉपुलेशन क्या हुआ, कांस्टेंट रिकॉर्ड किया गया, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये सारी चीज जो कह रहा है वहां एक चीज कहने का मतलब तो ये था कि 1811 की अगर बात करें तो यहां पे पॉपुलेशन थोड़ी कम थी, 1901 की बात करें तो पॉपुलेशन थोड़ी इंक्रीज हुई। फिर इसकी बात करें 1911 की बात करें तो पॉपुलेशन थोड़ी रेज हुई, लेकिन वही 1921 की बात करें तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई। अब यहां पे क्या है, यहां पॉपुलेशन रेज कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो बना हुआ है। यानी कि अगर देखें तो जो पॉपुलेशन है उसका जो रिकॉर्ड है वो कांस्टेंट बना हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आगे अगर बात करते हैं 7th पॉइंट की, तो कहता आफ्टर इट इज आफ्टर दिस ईयर दैट द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन। कहता आपके बाद इसके बाद क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी वो कभी डिक्लाइन हुई, यानी कि 1921 के बाद से पॉपुलेशन अराइज जरूर हुई है लेकिन डिक्लाइन नहीं है। कहता इट रिकॉर्डेड अ कांस्टेंट रेस द सेंसस ऑफ 1931। अब कह रहा है 1931 में क्या रहा, 1931 रिकॉर्डेड द 2.76, कितना 2.76 करोड़ अराइजिंग, एंड 1941 जो है वो कह रहा है क्योंकि आपको पता है कि हर 11 ईयर्स के बाद से कैलकुलेशन सेंसस हमारा चलता है। यहाँ पे कहता है 1941 की जब बात करता है
तो इसमें अराइजिंग रही 3.96% करोड़। अब 1951 में यही अराइज किया कितना, 4.24 करोड़। इस तरीके से ये लगातार क्या पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, कांस्टेंट नहीं अराइज करता चला गया। ये भी कहीं ना कहीं देखिए, पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं रीजन होता है हमारे अपनी कंडीशन के अच्छे और बुरे होने का। अगर हमारे पास लिमिटेड पॉपुलेशन है तो हम सबके लिए प्लान ले आ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 पॉइंट की, तो इसमें कहता है द कंसिस्टेंटली द राइजिंग द पॉपुलेशन लीड टू द एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट पे भी बर्डन आएगा। हम प्लानिंग करके चल रहे हैं 1000 ऑफ द पीपल्स के लिए, अब पता चले कि जैसे हमने प्लान को इंप्लीमेंट किया, पॉपुलेशन जो हमारी है वो 1200 को दिखा रही है, तो 200 जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो उस प्लान से पूरी तरीके से वंचित हो जाएंगे। यानी कि प्लानिंग का जो सक्सेस होगा वो पूरी तरीके से बर्डेड हो जाता है, यानी उनको सफलता नहीं मिलेगी। ये कहीं ना कहीं रीजन है। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द कंट्रीज has incurred on the maintenance of the existing population। और एक कंट्री जब जब अपने लोगों के ऊपर कोई चीज इन्वेस्टमेंट करती है तो एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग ठीक ठाक तरीके से वर्क करते रहेंगे तो इकोनॉमिकल सिचुएशन उसकी बेहतर होती रहेगी। क्योंकि अगर लोग सही हैं, लोगों को खाने को मिल रहा है, तो वो पोटेंशियल उनके पास अच्छा होगा, वर्क परफॉर्मेंस उनका बेहतर हो सकता है, और फिर वो वर्क परफॉर्मेंस से क्या होगा, कंट्री के जीडीपी में अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब लोगों के पास लैक ऑफ फूड है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बना रही है और ऊपर से पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन जितना इंक्रीज कर रहा है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनसफिशियंट पॉलिसीज हमारे लिए हो जाएगी। आगे अगर बात करते हैं, नाइन्थ पॉइंट की, तो कहता है मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ जीडीपी रिमेन लो। जब मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा होगा तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होगा लो होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कर सकते थे वो इन्वेस्टमेंट हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में करने के बजाय लोगों के डेवलपमेंट में कर देते हैं, जिसका बैड इंपैक्ट क्या होगा कि हम जहां से बेनिफिट ले सकते थे, जहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, वो प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर पाते, इस वजह से वो लो हो जाता है। यहाँ कहता हाई मेंटेनेंस एंड लो इन्वेस्टमेंट फॉर द जीडीपी ग्रोथ इज एन अदर पैरामीटर ऑफ द बैकवर्डनेस एंड सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये कहीं ना कहीं रीजन रहा, क्योंकि हमारे पास बैकवर्डनेस और सेगमेंट इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के लिए ये रीजन रहा क्या, इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, जबकि प्रॉफिट मोटिव जो होता है वो हमारा कहीं ना कहीं कम होता है। आगे की अगर बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, यहां साफ साफ कहता है द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें जो वर्किंग पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है, यानी वो लोग जो काम करने के लिए तैयार हैं उन लोगों को डिवाइड करना, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऐसे कितने लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में, और ऐसे कितने लोग हैं जो टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। अब यहां पे एक टेबल हम देखेंगे, यहां ये टेबल देखिए। अब ये कह रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो 1951 में परसेंटेज रेट पे दिखा हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर्स जिसमें हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर की बात करें, फॉरेस्ट्री या फिशरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्रीज की बात करें, माइनिंग की बात करें जो कि नेचुरल सोर्सेज है पूरी तरीके से, अगर इनकी बात करें तो एग्रीकल्चर पे 50% ऑफ द पीपल्स आर इंगेज एंड एग्रीकल्चरल लेवल पे 19.7, एंड एनिमल हस्बेंड्रीज की अगर बात करें या फिर फार्मिंग की बात करें जो पेट फार्मिंग वगैरह होती है तो उसमें 2.4%, एंड माइनिंग की बात करें तो 0.4% पीपल्स जो थे वो क्या थे, इंगेज थे। ओवरऑल अगर देखते हैं तो 72% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज आर इन प्राइमरी सेक्टर्स, 72%, बट 72.7% पीपल जो क्या है प्राइमरी सेक्टर्स में इंगेज हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर्स की, तो सेकेंडरी सेक्टर्स की जब बात करें तो इसमें स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री जाती है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात आती है, जिसमें अगर देखें तो 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का 9%
लोग ऐसा है जो किसमें स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम करता है, और उसके बाद अगर बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1, यानी कि ओवरऑल जो वर्किंग कंडीशन है इन लोगों की 10.1% जो ऐसे लोग हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। और टर्सरी की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो 5.2%। देन अगर बात करें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 1.4%, एंड अदर सर्विसेज की बात करें तो 10.6%। ओवरऑल अगर देखें तो 17.2% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं। ओवरऑल सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो प्राइमरी सेक्टर का है, किसमें 72.7% लोग काम करते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर का जिसमें 10.1% लोग काम करते हैं, और टर्सरी सेक्टर्स की बात करें तो उसमें अगर देखें तो 17.2, यानी कि अगर एक सिस्टमैटिक मैनर में रखें तो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले लोग प्राइमरी में, उसके बाद टर्सरी में, और एटलीस्ट लास्ट सेकेंडरी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारा एक पाई चार्ट भी यहाँ पे दिखाया, और ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें आपने ये समझा कि हमारे यहाँ जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो काम करने वाले लोग हैं, किस किस तरह के कामों में डिवाइडेड हैं। आगे अगर बात करते हैं तो अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन आती है कि समझ ले जाए एग्रीकल्चर की सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ कहता था प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। आज के टाइम में भी ज़्यादातर लोग आज भी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। कहता ऑन द ईस्ट ऑफ इट डिपेंडेंस अबाउट द 72.7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर बात करें तो 72%, लगभग 72.7%, 72.7% जो लोग हैं वो किस में इंगेज हैं, प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं। और ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए पॉलिसी बना रखी थी। लोग प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते थे, किस चीज को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं कर करना, तो फिनिश गुड्स बनाने तो उस पर हाईवे ड्यूटी उनको पे करनी पड़ती, इसी वजह से लोग मजबूरन क्या की तरफ शिफ्ट कर गए, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर गए। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां पे जो लोग हैं उनका एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ही कम है। ज्यादातर लोग क्या है, वो इंडस्ट्रियल स्ट्रीम की तरफ या सर्विस सेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। फिर कहता है फॉर इंस्टेंट इन इंग्लैंड एंड यूएसए द 2%, इंग्लैंड और यूएसए की बात करें तो वहां के लोग 2% लोग केवल एग्रीकल्चर काम करते हैं। जापान में 12%, जर्मनी में 4%, और अगर बात करें ये जापान में 12%, जर्मनी में 4%, ये वो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनके लोग एग्रीकल्चर करते हैं। हमारे यहाँ 72% है, लेकिन यही जापान की बात करें तो 4%, यूएस की बात करें तो 2%, जर्मनी की बात करें तो ये 4%, सॉरी जापान 12% है। अभी ये देखिए ना, इनका हमारा एक इंगेजमेंट एग्रीकल्चर में कितना है, 72% है, जबकि वहीं जो डेवलप्ड कंट्री है उनका इंगेजमेंट एग्रीकल्चर में बहुत ही कम है। आगे भी कहता है दिस स्टेबिलिटीज बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट अ टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। और ये स्टेबिलिटी ये साफ साफ बताने का काम करती है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। किस समय, उस समय जब हम इंडिपेंडेंस की सिचुएशन में थे, यानी कि इट्स इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करता है। फिर कहता है इंडस्ट्रीज की बात करें, जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज की सिचुएशन में होता क्या है कि एन सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, लेकिन यहां पे जो डिपेंडेंसी थी टोटल पॉपुलेशन की केवल 9% थी। किसमें, barely 10% of the working population of India engaged in the manufacturing industries and mining। 9% जो लोग थे इंडिया के वो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इंडस्ट्रीज में क्या थे, एंगेज थे। और अगेंस्ट द 32% ऑफ द यूएस। अब यूएस की सिचुएशन क्या है, अगर हम यूएस की बात करें तो वहां 32%, हम इंग्लैंड की बात करें तो वहां पे 42%, और वहीं जापान की बात करें तो वहां पे 39%। और इसके कंपेयर में अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पे कितना, 0.9%, 9%। कितने, 9% लोग क्या करना। अब थोड़ा सा फर्क देखिए, यहां इंडस्ट्री में एंगेजमेंट ज्यादा है और यहां पे क्या है,
एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में क्या है, बहुत ही कम है। और ये कहीं ना कहीं रीजन है किस चीज के लिए, हमारे इकोनॉमी के बैकवर्ड होने का। अब हम बात करें सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ, क्योंकि हमको पता है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ, यानी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो कहता है द टेबल शोज द अनबैलेंस्ड, जैसा कि हमने देखा था टेबल में, वहां कहता है द ट्रांजैक्शन ऑफ द वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज द मार्क द इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ, बट इन केस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इट वॉज बाई एंड द लार्ज एब्सेंट। कहता है कि अगर एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल की तरफ मूव कर लिया जाए तो हमारी इकोनॉमी जो होगी, इकोनॉमिकल सिचुएशन होगी, वो बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएगी, ट्रेडिंग सिचुएशन हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये चीज कम है। फिर कहता है देयर वाज द सम ग्रीन शूट्स इन द पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, जैसे कि उसमें अगर देखें तो कंपेरिजन द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटका, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आती थी। तो बॉम्बे एंड बंगाल, तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिकल पार्ट्स रहे हैं जो ग्रीन शूट्स होते थे, यहाँ पे यानी अच्छे काम किए जाते थे इकोनॉमिकली लेके। दीज एरियाज आर विटनेस्ड एंड इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर अलॉन्ग विद द डिक्लाइनिंग इन द डिपेंडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अब इन एरिया में क्या था, इन एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तेजी से और सर्विस यूनिट तेजी से डेवलप करनी शुरू हो गई। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स के डेवलप होने से क्या रहा कि जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे वो डिक्लाइनिंग होनी शुरू हुई, यानी कि लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तरफ वर्क करना शुरू कर, यानी कॉमर्शलाइज होना शुरू हो गए। बट एट द सेम टाइम ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब रिकॉर्डेड इंक्रीज इन द वर्कफोर्स इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन उसी समय अगर देखें तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे क्या था, कुछ जगह ऐसे तरीके से अगर बात करें ओडिशा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो इन लोगों ने, इन स्टेट के लोगों ने क्या किया था, एग्रीकल्चर में इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इनका जो इंक्रीज था, जो वर्कफोर्स था वो बढ़ गया और इनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही अच्छा डेवलप्ड हो गया। फिर कहता ऑन द होल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया द पॉइंटेड टू बैकवर्डनेस एंड द lopsidedness ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर देखें तो ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो बैकवर्डनेस और लॉपसाइड्स की बात करती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन को अफेक्ट करती है, और साथ ही साथ जो पॉलिसीज रही इट्स इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया उस टाइम में, और जो कंडीशन रही उसको पूरी तरीके से क्लेरिफाई करती है कि हाँ हमारे बैकवर्ड होने का रीज़न क्या है। फिर कहता है एसेट्स की अगर बात करें तो इन द टर्म्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी गेट द डिसपॉइंटिंग पिक्चर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर आज़ादी के टाइम की अगर बात करें तो जो पॉपुलेशन वर्किंग ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो थोड़ा डिसपॉइंट था, मतलब लोगों को ऐसा लग नहीं रहता कि जो 10th सेंचुरी में लीडिंग हुआ करती थी वो इस कंडीशन में आ सकती थी, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी। सिंस द बल्क ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। जैसे मैंने कहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, जो छोटे स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज़ को चलाने का काम करते थे, हैवी ड्यूटी चार्जेस होने की वजह से उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद करके कहीं ना कहीं अपनी लिविंग्स को मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, और वो वही रन कर रहा था। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो कहीं ना कहीं क्या थी, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी, और एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी। जैसे आपको पता है कि हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग हम करते थे, तो जो कि अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी वाज इन द स्टेज ऑफ द एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल सिचुएशन की अगर बात करें तो ग्रोथ रेट अच्छा ना होने की वजह से क्या था, हम बैकवर्डनेस में रन कर रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरीज, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।